Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर। ELSS का फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा, मैं अभी बता रहा हूँ, जो लोग बिगिनर है उसके लिए बता रहा हूँ कि ELSS का फुल फॉर्म हो रहा है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अब ये ELSS फंड क्या होता है, बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और ऐसे कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन ELSS म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाना ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स और थिंग्स विच वेर यू शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इन ELSS म्यूचुअल फंड्स। चलो आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ELSS जैसे मैंने बोला इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये इंडिया के अंदर एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। म्यूचुअल फंड के अंदर तो बहुत ही पॉपुलर है। पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूअल बेनिफिट मिलता है। ड्यूअल बेनिफिट इन सेंस, सबसे पहला आपको टैक्स के अंदर बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का आपको एग्जम्पशन यहाँ पर मिलता है। और दूसरा आपका वेल्थ क्रिएशन। सो दो ऐसे बेहतरीन बेनिफिट ELSS फंड देता है आपको। पहला जैसे बोला टैक्स बेनिफिट और दूसरा बोला मैंने आपको वेल्थ क्रिएशन, मतलब आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। सो ये होता है ELSS का ब्रीफ बैकग्राउंड। पहला फैक्टर, कंपोजिशन ऑफ असेट इन ELSS फंड। आप बोलोगे ये क्या है कंपोजिशन ऑफ असेट? देखो, फंड मैनेजर जो भी होता है ना, कोई भी ELSS फंड की स्कीम देख लो, उसका जो फंड मैनेजर होगा उसके लिए एक चीज यहाँ पर कंपलसरी है। कौन सी चीज कंपलसरी है? उसको जितने भी पैसे आ रहे हैं ना उसमें से 80% ऑफ द मनी इट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड स्टॉक के अंदर ही या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही उसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसको बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ असेट। तो बाकी के 20% का क्या होगा? 20% वो अपने मुताबिक फिक्स एसेट इनकम के अंदर या किसी डेट फंड के अंदर वो पैसे डाल सकता है। इसको बोला जाता है कंपोजिशन। सो हर एक ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ये देखना है कि भाई कंपोजिशन ये पर्टिकुलर 80% और 20% का है कि नहीं है। सेकेंड फैक्टर ये है कि ELSS फंड वेराइज रिस्क। अब सिंपल मीनिंग इसका ये होता है कि अगेन जो हम बात कर रहे हैं फंड मैनेजर, अब फंड मैनेजर किसी भी ELSS फंड का एक गोल, उसका एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डिसाइड करेगा। अब किसी भी ELSS फंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के अंदर है, स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर है, तो वो थोड़ा हाई रिस्क की ELSS फंड हो गया। किसी भी ELSS फंड के अंदर मिड कैप के स्टॉक्स ज्यादा है तो वो मीडियम रिस्की हो गया, और लार्ज कैप के स्टॉक्स ज्यादा है तो वो थोड़ा और कम रिस्की हो गया। मतलब यहाँ पर रिस्क है ना ऊपर नीचे होता रहेगा, रिस्क का वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना है जब भी किसी ELSS फंड को चूज करते हो, तो भाई ये चेक कर लो कि भाई कैसा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यहाँ पर ले रहा है फंड मैनेजर। तीसरा फैक्टर, अंडरस्टैंडिंग लॉक इन पीरियड। दोस्तों, आप सबको जैसे पता है कि किसी भी ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसे डालते हो ना तो वो 3 साल के लिए वहां पर लॉक हो जाता है। यू आर अनेबल टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम। उसमें बिफोर मैच्योरिटी आप कभी भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पैसे का लॉक इन हो जाएगा 3 साल के लिए। ऐसा तो बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आप वही पैसे PPF के अंदर डालोगे वहां पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, पर उसका लॉक इन पीरियड हो जाता है 15 साल। 15 साल से तो 3 साल बहुत अच्छा है। सो ELSS फंड के अंदर लॉक इन पीरियड के फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा फैक्टर, डोंट ओवरलोड योर पोर्टफोलियो विथ टू मैनी ELSS फंड। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में भी मुझे आप बताना कि आपके पास कितने ELSS म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आपने SIP किया हुआ है या लमसम किया हुआ है। अगर आप मुझे पूछोगे ना तो क्या एक काफ़ी है, क्या दो काफ़ी है, क्या 3 ELSS फंड काफ़ी है या स्कीम काफ़ी है? दोस्तों, ओवरलोड नहीं करना है। मैक्सिमम अगर आप मुझे बोलने जाओ ना
तो 2 या 3, मैक्स टू मैक्स 2 या 3, मैं 3 भी थोड़ा अगेंस्ट में हूँ। 2 किसी अच्छे ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसे डाल रहे हो, वो आपके लिए इनफ है। क्यों इनफ है? क्योंकि मोर और लेस जितने भी ELSS के म्यूचुअल फंड स्कीम होती है ना, उसके अंदर स्टॉक अगर आप ऑब्जर्व करने जाओगे, अगर आप देखने जाओगे, तो मोर और लेस वहाँ पर आपको सिमिलर तरीके के ही स्टॉक देखने को मिलेंगे। सो क्यों भाई ओवरलोड करना है? मतलब मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 4, 5, 6, 7 ऐसी स्कीम है जो खाली ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर ही पैसे डाल रही है। नेवर डू दैट। ये फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला फैक्टर, लमसम ELSS करे या SIP के अंदर ELSS करे। देखो पहले मैं SIP का एक आपको बेनिफिट बता देता हूँ। SIP में कर रहे हो ना, तो एक तो सिस्टमेटिकली हर महीने आपकी बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, स्मॉल अमाउंट। जो बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर SIP करने का ELSS के अंदर, छोटी छोटी अमाउंट हर महीने कट होती जाएगी, वो बेनिफिट मिलता रहेगा। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा पता है? एवरेज प्राइस करने को मिल जाएगा। अगर किसी भी दिन आपको NAV कम प्राइस पर मिल जाएगी तो आपको यूनिट अच्छे मिल जाएंगे। सो ये बेनिफिट रहता है SIP करने का। लमसम बुरा नहीं है, पर लमसम के लिए आपको है ना टाइम को फैक्टर करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइमिंग देख के आपको करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप ELSS फंड में लमसम पैसा डालते हो और उसी दिन बुल मार्केट चल रहा है, मतलब आपको बहुत ऊपर की NAV मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पर लमसम डालने के लिए ना थोड़ा टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो मैं तो हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर ELSS फंड में डाल रहे हो ना, तो SIP करो। SIP बेटर रहता है रादर देन लमसम। एक लास्ट फैक्टर जो है टैक्सेशन का कंसिडरेशन। फ्रेंड्स देखो, जैसे ही आप ELSS फंड के अंदर पैसा डालते हो, 3 साल का तो लॉक इन पीरियड है, पर जब आप 3 साल के बाद वो मैच्योर होने के बाद आप विड्रॉ करते हो ना, तो डेफिनेटली वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरने के लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है टैक्स एग्जम्पशन का। 1 लाख रुपए तक आपको वहां पर टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाएगा। मतलब आपकी वैल्यूएशन 1 लाख या प्रॉफिट आपका 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। पर 1 लाख से ऊपर का जो भी फिगर हो रहा है, उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 बेनिफिट हो गए ना मेरे लिए। तो एक तो पहला बेनिफिट, ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, और 3 साल के बाद जब आप विड्रॉ करोगे वहां पर भी आपको अप टू 1 लाख रुपीज पर तो कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना है। सो ये फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा? ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी थी, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया। फटाफट से ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी एटलीस्ट उनको थोड़ा आइडिया आ जाए कि ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालने से पहले कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे फैक्टर है जिसको इग्नोर नहीं करना है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।